मैथ में बेहद कमज़ोर बच्चों के लिए ये वीडियो रामबाण है। जी हाँ बच्चों, अगर आप हमारे द्वारा ये जो सीरीज़ आप सभी को दी जा रही है, अगर आप ये पूरा क्लियर कर लेते हो तो ये मान के चलो आपको मैथ में 1% की दिक्कत नहीं होगी और अब भी आप तकरीबन 90% अंक मैथ में ला सकते हैं। पहले ये वीडियो आप कम से कम 5 मिनट देखिए। अगर आपको इसमें 1% कुछ ना समझ में आए तो आगे जितनी भी वीडियो आपको मिलने जा रही है एक भी वीडियो मत देखना। हमारे चैनल पर जो है सभी मतलब कि चैप्टर के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और बड़े प्रश्न जो हैं वो सब जो है चैप्टर वाइज अपलोड किए जाएंगे। वही देखिए जो बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आए हैं वही मैं आप सभी को यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th मैथ, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी जो ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। कौन से चैप्टर के? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के बहुविकल्पी जो है प्रश्न यहाँ आप सभी को कराने जा रहे हैं। देखिए संबंध और फलन में कुछ बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ पढ़े ही नहीं हैं। सबके लिए यहाँ पर हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि सबको समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसको समझाने के लिए, चूंकि उसका ऑप्शन स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य क्यों है मैं डेफिनेशन भी थोड़ा आप सभी को स्वतुल्य का बताता हूँ। जैसे जैसे ऑप्शन आते जाएंगे वैसे वैसे समझाता जाऊँगा। देखिए यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, मतलब स्वयं से एक, इसका जितना भी अवयव रहेगा स्वयं से आर द्वारा संबंध हो, यानी किसी रिलेशन द्वारा संबंध हो, तो ऐसे संबंध को जो है हम क्या बोलते हैं, ऐसे संबंध को आर को जो है हम स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। तो देखिए एक समुच्चय हमारे पास 1 2 3 दिया है, ठीक, और यहाँ पर आर जो है एक संबंध बनाया गया है। तो स्वतुल्य तभी माना जाएगा जब इसका प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ जो है आर में दिखाई दे। तो 1 का 1 के साथ दिख गया, 2 का 2 के साथ भी दिख गया और 3 का 3 के साथ भी दिख गया। तो अगर ऐसा दिखाई दे जाता है तो ये मान के चलो वो कैसा संबंध माना जाता है, स्वतुल्य संबंध माना जाता है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी स्वतुल्य है। आई होप की बात आप सभी को समझ में आई। नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें संबंधहीन है ये कि तुच्छ है कि स्वतुल्यता है कि सममित है, यहाँ हमें समझाना है। तो हमने अभी स्वतुल्य का बता दिया, सममित का बताते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, सममित में यहाँ ऊपर जो लिखा है उसको मत पढ़िए, यहाँ पर देखिए। मतलब सममित का अर्थ है कि जो संबंध ए का बी से है यदि वही संबंध बी का ए से, मतलब बी का ए के बीच में हो तो उस संबंध को सममित कहते हैं। जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से हो जाए तो ऐसे संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। आई बात समझ में? जी हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, यदि ए बराबर इतना है और ये संबंध आपके बनाए गए, ठीक, ध्यान से देखिए। तो इसमें 1,1 लिख रहे हो तो उल्टा कर दो, 1,1 आर में है तो उल्टा करने पर भी 1,1 आर में रहेगा। 1,2 आर में है तो 2,1 भी आपका आर में है। 3,1 आर में है तो 1,3 आर में है तो 3,1 भी आर में है, मतलब उल्टा कर दो। और उसके बाद जो है 2,3 है तो 3,2 भी उसमें है। तो ऐसे संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। संक्रामक क्या है, थोड़ा संक्रामक भी बता देते तब इस प्रश्न का आंसर अच्छे समझ में आएगा। समुच्चय ए में संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि ए कामा बी, यानी पहला और दूसरे ये अवयव और ये अवयव जो है आर में उपस्थित रहे। अब फिर कहाँ शुरू करोगे, बी से, और एक अलग वाला अवयव लोगे, बी और सी जो है वो आर में रहे। अगर ऐसा हो ए कामा बी आर में हो और बी कामा सी आर में हो तो ए और सी भी आर में आ जाए तो ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। और जो संबंध तीनों संबंध दिखा दे, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, वैसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध या समतुल्यता बोलते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पर ये समुच्चय दिया गया है, आर बराबर आपका यहाँ पर जो दिया गया है उसको थोड़ा मैं सॉल्व करना चाहूँगा। ठीक, आर बराबर हमारा दिया गया है, आर बराबर यानी यहाँ जो संबंध में आप अवयव लाओगे ए कामा बी सच डैट ए और बी दोनों क्या पाओगे आप यहाँ पर, ए कामा ए और बी दोनों या तो सम पाओगे या तो विषम। ठीक, तो अगर आप 1 लेते हो तो 1 विषम है, तो
एक का फिर एक से कराओगे स्वतुल्य बन जाएगा। 2 ले तो 2 सम है, तो फिर दूसर का भी बी भी सम ही लेना है, तो 2 से 2 का कराओगे तो भी आपका क्या बन जाएगा, स्वतुल्य बन जाएगा। यानी ये स्वतुल्य संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है। सममित है कि नहीं है, तो देखिए या तो सम लेना है या तो विषम लेना है। तो मान लो मैंने एक विषम 1 लिया और एक विषम हमने क्या लिया, 3 लिया, तो 1,3 आपका आर में दिख जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों विषम है। फिर हम 3,1 लेते हैं, तो ए यहाँ पर विषम है और बी भी यहाँ विषम है, तो ये भी आपको आर में दिख गया, यानी ये आपका सम्मित है। स्वतुल्यता में हम देखते हैं, ध्यान से देखिए, 1 कामा हमें विषम ही लेना है, 1,3 हमने लिया और फिर हम यहाँ पर 3,5 ले लेते हैं। ठीक, तो 1,3 उसमें मिलेगा, 1 और 3 है और विषम भी है तो मिल जाएगा। 3 और 5 समुच्चय में है और विषम है तो मिल जाएगा। और 3,5 भी 3,5 भी हो गया, तो फिर 1 और 5 भी तो उसमें मिल जाएगा। तो यानी ये तीनों संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जो तीनों संबंध को रिप्रेजेंट करता है वो स्वतुल्यता होता है। गलती से यहाँ पर सम्मित पर टिक मार दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास इस तरह का यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। अब सही विकल्प चुनना है। ठीक, ध्यान दीजिए, सही विकल्प चुनना है। तो हम अगले वाले पेज में इसको हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, फिर पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक, तो दूसरा पेज पलटते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा पेज हम यहाँ पर पलटते हैं। तो ए जो था हमने ए बराबर लिख दिया और आर बराबर लिख दिया। अब यहाँ पर जो है बच्चों, ये थोड़ा गलती हो गया था। यहाँ पर आर में हम देखेंगे पहले वो स्वतुल्य है कि नहीं। तो 1,1 है आर में, उसके बाद 2,2 भी आपका आर में है, 3,3 भी है और 4,4 भी है। यानी इस समुच्चय में जितने अवयव थे उनका स्वयं के साथ आर में जो है संबंध दिखाया गया है। तो यानी आर एक स्वतुल्य संबंध है। सममित है, इसके लिए हमने देखा 1,2 दिखा और यहीं पर जो है 1,2 आपका इसमें दिख रहा है, लेकिन 2,1 इसमें कहीं पर भी नहीं दिखा। यानी ये सममित नहीं है। स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है क्योंकि 2,1 कहीं पर नहीं दिखा। संक्रामक के लिए हमने यहाँ पर देखा 1,3 देखा और फिर आगे हमारा 3,2। देखो जहाँ पर एंड हो वहीं से शुरू करो। तो 1,3 और 3,2 दिखा यहाँ पर, तो फिर इसको और इसको पकड़ो, वो भी इसी में देखना चाहिए, 1 और 2। तो 1 और 2 यहाँ पर दिखा। तो 1,3 आर में था, 3,2 था, तो 1,2 भी जो है आर में है, तो संक्रामक है। यानी स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं। तो आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा था। तो बातें आप यहाँ क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई, बड़े अच्छे समझ में आई होगी। ठीक, नंबर नेक्स्ट देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। समुच्चय n में r बराबर इतना दिया गया है, द्वारा प्रदत्त संबंध r निम्नलिखित में से सही उत्तर है। मतलब निम्नलिखित संबंध r है तो निम्नलिखित में उत्तर आपका कौन सा सही होगा। तो देखिए n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमने ले लिया और r बराबर जो दिया था मैंने लिख दिया। ठीक, अच्छा, यहाँ a, b जो है उसमें a का मान b में से 2 घटाने पर आएगा और b का मान 6 से अधिक लिया जाएगा और b का मान सेकंड वाला होता है। तो 6 से अधिक लेने के लिए हम पहले ऑप्शन ही देख लेते। 4 जो है वो 6 से कम है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। 8 जो है वो 6 से अधिक है, तो हम 8 रख कर चेक करते हैं। तो b बराबर 8 रखा, तो जब b बराबर 8 रखोगे तो देखो 8 में से 2 गया, कितना आया 6। तो जब b का आपका 8 है तो a का कितना आया 6। तो ये 6,8 इसमें आपका दिख रहा है, तो ये यहाँ पर 8 रखने पर 3 दिखा रहा है a का, तो ये तो होगा नहीं। तो 6,8 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए, तो विकल्प संख्या जो है सी आपका सही है। ऐसे बच्चों हल करते हैं। आगे अभी और प्रश्न है, आप बस एंजॉय करते जाइए। नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पर एक दिया गया है। अब इसमें हमें आपको फलनों को समझाना है। आपके सामने कुछ फिर से नया आया है, जिसमें आपका एकाकी, आच्छादक, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप सभी को डेफिनेशन समझाना चाहूँगा और उसके बाद जो है आप पूरा चीज़ यहाँ पर क्लियर करेंगे। ध्यान समझिए। जैसे बच्चों, मैं यहाँ पर एक समुच्चय बनाता हूँ और यहाँ पर एक समुच्चय बनाता हूँ। ठीक, इसमें लिखता हूँ 1 2 3। ठीक, इसमें लिखता हूँ 4 5 6। ठीक, और अगर 1 का संबंध हमने किससे कराया, 4 से, 2 का संबंध हमने किससे कराया, 5 से, 3 का संबंध हमने किससे कराया, 6 से। तो ये संबंध F हो गया और ये A हो गया और ये आपका क्या हो गया, B। तो ये संबंध को फलन बोलते हैं। ठीक, तो ये फलन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, फलन जो है F सच डैट A to B, यानी फलन A से B में आपका है। अब फलन किस समय आच्छादक होगा, किस समय अंतःक्षेपी होगा, किस समय एकाकी होगा, ये थोड़ा समझते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि फलन
ए टू बी में इस प्रकार मतलब कि हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में यफ प्रतिबिंब है। मतलब समुच्चय ए के हर, देखिए 1 का भी है, 2 का भी है और 3 का भी है। ठीक, ध्यान से देखिए है। उसके बाद परंतु बी में कम से कम एक ऐसा अवयव है जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। मान लेते हैं बी में हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि एक अवयव और है 7। ठीक, तो ए के सारे अवयव का बी में दिख रहा है, लेकिन बी का एक अवयव 7 ऐसा है जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसा फलन अगर आपको जब भी कभी देखने को मिलेगा वो होगा अंतःक्षेपी फलन। क्या होगा? अंतःक्षेपी फलन। अब बच्चों आच्छादक क्या होता है, आच्छादी फलन क्या होता है? देखो क्या लिखा है, यदि यफ ए टू बी में इस प्रकार परिभाषित हो तो ए के प्रत्येक अवयव का यह प्रतिबिंब बी के प्रत्येक अवयव का जो है, देखो लिखा क्या है, ए के प्रत्येक अवयव का यह प्रतिबिंब बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का यह प्रतिबिंब है तो आच्छादक है। यानी अगर हम 7 काट दें, ध्यान से समझो, तो ये ध्यान दो, इसका हर एक अवयव का प्रतिबिंब इसमें मिलेगा और इसके हर एक अवयव जो है उसके किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन या आच्छादी फलन। ठीक, एकाएकी क्या है? एकाएकी फलन जो है यदि समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय ए के भिन्न भिन्न यफ प्रतिबिंब हो तो वो आपका एकाएकी फलन कहलाता है। देखिए, यानी समुच्चय बी में जितने अलग अलग अवयव हैं वो समुच्चय ए के अलग अलग अवयव के प्रतिबिंब, यानी 4 जो है वो 1 का है, 5 जो है वो 2 का है, 6 जो है 3 का है। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? एकाएकी फलन। अब इन 60 में मैं आप सभी को एक बार फिर से इनको बताता हूँ ताकि आपको प्रश्न बड़े अच्छे समझ में आए। अंतःक्षेपी का मतलब है कि पहले समुच्चय का दूसरे समुच्चय में जो है, पहले समुच्चय के हर एक अवयव का दूसरे समुच्चय में जो है प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन दूसरे समुच्चय का कोई एकाध अवयव ऐसा होगा जो एक ही किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, अंतःक्षेपी होगा। आच्छादक में क्या है? पहले समुच्चय के सारे अवयव के प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में बने रहें जरूर, ठीक, और दूसरे समुच्चय में भी जितने अवयव हैं वो पहले समुच्चय के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब रहे, आच्छादक होगा। एकाएकी क्या है? पहले समुच्चय के अलग अलग अवयव का, शॉर्टकट में ध्यान दो, अलग अलग अवयव का दूसरे समुच्चय के अलग अलग प्रतिबिंब मिलेंगे तो एकाएकी आपका फलन होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो बड़े अच्छे से क्लियर होगा। बच्चों ध्यान से देखो, फलन R टू R में डिफाइंड है। R मतलब वास्तविक संख्या, कुछ भी रखो, 1 2 3 4 कुछ भी रखो, पहला समुच्चय में भी कुछ भी रखो, दूसरा समुच्चय में भी कुछ भी रखो। तो अगर इस तरह से डिफाइंड है तो कौन सा फलन माना जाएगा? तो हमने ये लिखा और यहाँ पर ये लिखा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक वैल्यू x की यहाँ पर ले लेते हैं। x की वैल्यू जो है, r कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू मैंने -1 लिया। जब -1 लिखा तो यहाँ -1 रखेंगे तो इसकी घात लगाएंगे 4 तो +1 आएगा। फिर x की वैल्यू मैंने 1 रख दिया, ठीक, तो 1 की जब घात लगाएंगे तो ये फिर से 1 आ गया, ठीक, क्योंकि -1 पर घाते 4 का मान भी 1 होता है, 1 की घाते 4 का मान भी 1 होता है। अब देखिए x का जो मान होता है वो समुच्चय ए का होता है, तो 2 अवयव का कई प्रतिबिंब हो गया? 1 प्रतिबिंब हो गया। 2 अवयव का 1 प्रतिबिंब हो गया। ध्यान से देखिए, यानी एकाएकी नहीं है, इसका अलग रहे इसका अलग रहे तब एकाएकी होगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि फलन एकाएकी नहीं है, फलन एकाएकी नहीं है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आगे देखिए, सहप्रांत -1। सहप्रांत क्या होता है? जो बी वाला समुच्चय होता है, जो बी वाला, अगर आपका -1 जो है बी में रहेगा, और कैसे वो आएगा? जब आप x का कोई भी मान रखोगे तो जो उत्तर आएगा वही b का मतलब कि माना जाएगा। तो वैसे सॉरी, x का कोई भी मान रखोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो उस b में जो है संबंध फलन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, r में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो r में एक ऐसा भी मान होगा जो -1 होगा, और हम x का बहुत सारा मान रखें, x का -1 रखें तब भी +1 आया, x का 1 रखें तब भी +1 आया, यानी x का ऐसा कोई भी मान नहीं जिसमें हमारा क्या आ जाए? -1 आ जाए। तो -1 अगर आपका नहीं आ रहा है, सहप्रांत -1 किसी भी सदस्य का प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात यफ आच्छादक नहीं है। आच्छादक होने के लिए जो है यफ का हर एक प्रतिबिंब बी से जो है रिलेट किया रहना चाहिए, ठीक। तो आच्छादक भी नहीं है, तो अगर आच्छादक नहीं है, एकाएकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। अच्छा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन R टू R है तो सही उत्तर चुनिए। तो अभी इसको रिप्रेजेंट, अभी आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है आच्छादक उच्छादक पर। तो देखिए आपका बड़े आराम से समझाते हैं इसको। ये हमारा इस तरह से यहाँ पर दिया गया है।
तो मैं क्या कर लेता हूँ, x की जगह x1 रख लेता हूँ, इसकी जगह x2 रख देता हूँ, मतलब दो फलन को बराबर करता हूँ, बराबर, ठीक। तो इसकी जगह जब x1 रखेंगे तो 3x1 और इसकी जगह x2 रखेंगे 3x2, कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर x2। यानी पहले में कोई भी मान लो, x1 मतलब पहले समुच्चय का कोई भी मान लोगे तो दूसर के मान के बराबर आएगा। यानी जो है उसमें जो है इसके यहाँ कोई भी मान लोगे तो यहाँ की उस जो है एक अलग मान की क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एकैकी, एक मान का एक मान आ रहा है, ठीक। एक मान का एक मान आ रहा है यानी फलन क्या है, एकैकी है। अब देखिए जो फलन होता है उसको हम y बराबर भी मानते हैं, तो y बराबर 3x हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y/3। अब y का मान जो है, y का प्रत्येक मान जो रखोगे उसके लिए x का मान उपलब्ध होगा, और y का मान समुच्चय b में होता है। तो अगर समुच्चय b के प्रत्येक मान जो है वो समुच्चय a के लिए उपलब्ध है, तो अभी यही बताया गया कि ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, आच्छादक। तो आपका एकैकी भी है, आच्छादक भी है, तो विकल्प संख्या 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर ये समुच्चय दिया गया और ऐसे संबंध हमें मतलब कि प्राप्त करने जिनमें 1,2 और 1,3 हो, जो स्वतुल्य और सम्मित भी हो किंतु संक्रामक नहीं हो, तो हमें इससे बनाना है। तो स्वतुल्य के लिए हमें जो है 1 का 1 से, 1 का 2 का 2 से, 3 का 3 से बना लेना है, इतना बना लेना है। और साथ ही साथ 1,2 भी रखना है, रख लिया, 1,3 भी रखना है, रख लिया, ठीक। तो ये हो गया, स्वतुल्य हो गया। सममित भी हो तो देखो 1 का 2 से बनाए हो तो 2 का 1 से बनाना पड़ेगा, उल्टा करना है। 1 का 3 से उसने कहा था तो 3 का 1 से भी बनाना है, तो ये बना दिया। तो ये कई ठे संबंध आया, मात्र एक संबंध आया, मात्र एक, इतना जो बना है एक ही संबंध हुआ ना। तो इस तरह से संबंधों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है हमारा अगला वाला, कि अगला वाले प्रश्न में लिखा है कि यल किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं, समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। R बराबर L1, L2, यानी पहली रेखा और दूसरी रेखा जो है वो किस प्रकार है, पहली रेखा दूसरी पर लंब है। तो अगर ऐसा दिया है तो जो समुच्चय यल में परिभाषित है तो ये कैसा संबंध होगा, स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं भैया कैसा होगा। स्वतुल्य के लिए जो है अगर एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा स्वयं के कभी लंब नहीं हो सकती, ये रेखा स्वयं के कभी लंब नहीं हो सकती, यानी स्वतुल्य की तो घटना खत्म हो गई। पहली रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, ये L1 हो गई और ये L2 हो गई, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो पहली रेखा के लंबवत दूसरी रेखा है और दूसरी रेखा के लंबवत पहली रेखा, यानी यहाँ पर सममित की बात तो आ गई। अब देखिए पहली रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, तो इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बना, यानी L1 L2 के क्या है, सम्मित है, ठीक। अब हम जो है दूसरी रेखा को जो है हम एक तीसरी रेखा के लंबवत कर लेते हैं, तीसरी रेखा के लंबवत कर लेते हैं। तो तीसरी रेखा आपकी L3 हो गई, तो इसके लंबवत कर लेते हैं। तो क्या आपका ये पहला और जो तीसरा रेखा लंबवत है, अगर आ जाएगा तो संक्रामक होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो देखिए ये समांतर हो गया तो लंब का बात नहीं आया, तो केवल आपका क्या माना जाएगा, इसमें सम्मित माना जाएगा। देखो लिखा भी है, कोई भी रेखा स्वयं के मतलब लंबवत नहीं होती, इसलिए R जो है आपका स्वतुल्य नहीं है। L1 L2 R में है और आपको पता है L1 L2 पर लंब है, तो हमने अभी समझाया कि L2 L1 पर भी लंब होगा, इसलिए L2 और L2 L1 पर लंब होगा, तो इसका मतलब L2 और L1 भी R में है, तो R सम्मित है। L1 L2 जो है R में है, यानी L1 L2 के लंबवत है तो R में है। और L2 के लंबवत एक तीसरी रेखा ले लेते हैं, वो भी लंबवत की कंडीशन मानी जाएगी, तो संबंध में माना ही जाएगा। और L1 जो है L2 के लंबवत है तथा L2 जो है L3 के लंबवत है, लेकिन L1 L3 के लंबवत नहीं है, ये सत्य नहीं होता, अभी हमने आपको दिखाया, तो R संक्रामक नहीं है। तो केवल सम्मित की बात इसमें किसमें लिखी गई है, B में, तो B नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। fx = x³ बराबर परिभाषित फलन है n2 n, यानी प्राकृतिक संख्या में। तो x, y जो है R का एक अवयव है यहाँ पर, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक। और fx बराबर fy यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो fx मतलब fx बराबर x³ दिया है, तो हमने बराबर रखा एकैकी चेक करने के लिए। तो fx रहेगा तो x³ हो जाएगा और fy रहेगा तो y³ हो जाएगा, ठीक। तो कैंसिल कर दीजिए, x बराबर y, यानी हर x के प्रत्येक मान के लिए यहाँ पर एक अलग मान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एकैकी है। तो देखिए एकैकी है और देखिए एकैकी लेकिन आच्छादक नहीं, तो अभी एकैकी 2 में है, तो अभी चेक करने के लिए कौन सा सही होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है FA बराबर B, FA बराबर हमारा क्या है, B, जहाँ B इज एलिमेंट ऑफ R, मतलब FA बराबर B मैंने मान लिया। तो A का क्यूब करेंगे तो आपका B आएगा,
तो ये उधर भेज दीजिए, तो 1/3 जो कि आपके आर में मिलेगा, क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंट किया कर रहा है। तो यफ आपका क्या होगा, आच्छादक है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर x बराबर x³ है, x बराबर क्या है, x³ है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो आपका fx है, fa है, वो a³ मतलब b हो जाएगा, उसकी एक वैल्यू जो आ रही है वो b हो गई। तो fa बराबर क्या था, fx बराबर x³ था, तो fa बराबर a³ ले लिया तो बराबर b ही आएगा। और ये b जो था वो r का एक अवयव था, तो ये इधर हमने भेज दिया, तो उसका क्यूब निकालोगे तो भी वो r का एक क्या होगा, अवयव होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक है। कह के आच्छादक ऑप्शन नंबर बी में था, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के समुच्चय z पर r जो इस प्रकार से आपका परिभाषित है, दिया गया है, तो r क्या हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है x इज एलिमेंट ऑफ z, यानी x एक पूर्णांक का अवयव है। तो x कामा y जो है वो r में रहेगा, x लेते हैं एक अवयव और एक y ले लेते हैं, ठीक, r में है, जैसा कि इसमें बताया है। ठीक, ध्यान से देखिए। अब कह रहा है x माइनस y का मान या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से कम होगा। तो हमें देखना है x माइनस वाई का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतने में से उतने ही घटाएंगे, क्या आएगा, 0। तो 0 जो है, अगर आपका जो है 0 जो है 1 से कम, एक से कम आया कि नहीं आया, यानी बात सत्य हो गई। आप x का मान कुछ भी रखिए, उतना ही y का मान भी रखिए, तो हर बार उत्तर क्या आएगा, 0, और हर बार उत्तर 0 आएगा, जो कि हर बार 1 से कम होता है, यानी r क्या है, स्वतुल्य है। अब x कामा y दो अवयव हमने लिया जो कि z में है, और x कामा y r में भी है। तो अब यहाँ पर हमें सम्मित देखना है कि अगर हमने मान लीजिए x का मान 3 रखा और इसका मान 5 रखा, 3 में से 5 घटाया -2, ठीक, आपका क्या आया, -2। फिर उसके बाद जो है -2 का माड ले लेंगे तो प्लस में आएगा, तो जो है 1 से जो है -2 तो छोटा होता नहीं है। हमें ज़रूरी नहीं कि सारे अवयव चेक करने, हमें एक ऐसे अवयव को यहाँ पर लेकर दिखाना है जो इस बात को सत्य मान ले। तो अगर हमें यहाँ पर पूर्णांक लेना है तो इसको 0 ले लो और इसको 1 ले लो, ठीक, ध्यान दो। तो 0 में से 1 गया -1, तो 1 का जब मतलब कि मापांक निकालेंगे तो 1 आएगा, बराबर हो गया। अब फिर 1 में से 0 घटाओगे तो भी 1 आएगा, तो यानी यहाँ पर जो है ये दोनों के लिए सत्य है, और दोनों के लिए सत्य हो जाएगा तो सम्मित हो जाएगा। a कामा b कामा c, मतलब तीन पूर्णांक लेते हैं a b c, जो कि आपका z में है। तो a कामा b r में हो, a कामा b आपका क्या हो, r में हो, और b कामा c भी आपका r में रहे। तो देखो a की जगह और b की जगह हम यहाँ पर अवयव फिक्स कर लेते हैं। इसकी जगह क्या कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं, इसकी जगह 1 ले लेते हैं, ठीक, तब तो ये सत्य माना जाएगा। अब इसकी जगह 1 लोगे, अब यहाँ पर एक वैल्यू बदलना है, -1 लो, कुछ भी लोगे तो जो भी आएगा वो 1 से कम आपका नहीं होगा। 1 से कम नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। जब ये आपका गलत हो जाएगा तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा। तो स्वतुल्य और सम्मित है, ये ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समुच्चय 1, 2, 3 में r निम्न प्रकार परिभाषित है। तो क्या है r, b सही दिखाया गया, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3 दिख रहा है। संक्रामक के लिए 1, 2 दिखा, ठीक, या फिर संक्रामक के लिए देखिए 1, 3 दिखा, 3, 2 दिखा, तो 3, 2 दिखा, फिर 1 और 2 देखिए तो 1 और 2 यहाँ पर दिख गया, तो ये आपका हो गया, ठीक, विकल्प संख्या बी। नंबर नेक्स्ट आपका है, यदि 2 परिमित समुच्चयों a और b में संबंध अवयव जो है यम और यन हो तो a और b में संबंधों की कुल संख्या, ये फार्मूला होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो ये आपका 2 की पावर mn हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, ये दिया गया बता रहा है कि इसमें से कौन सा फलन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ए के प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होंगे तभी फलन माना जाता है। ध्यान दो, तो 1 का 2 से किस में है, 1 का देखो यहाँ पर 3 से कराया गया, 2 का 2 से करा दिया गया, और 3 का जो है किससे करा दिया गया, 3 से, तो यानी ये सी में है। इसमें देखो 1 का 2 का है और 3 का जो है इसमें कराया। देखिए 1 का जो है यहाँ पर जो है हमने कराया, किससे कराया था पहले, सी में। देखिए ऐसी बात इसमें भी लिखी गई, लेकिन यहाँ पर लिखा कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो, तो देखो इसमें एक अवयव का एक प्रतिबिंब केवल इसी में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इसके 1 का जो है 2 प्रतिबिंब आ गया, 2 आ गया और 1 3 आ गया, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं, और आगे क्या चलें, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।